अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कर रहे थे हम। उसमें हमने पिछले वीडियो में 5 टॉपिक का अध्ययन कर लिया था। अभिकारकों की सांद्रता, तंत्र का ताप, अभिकारकों की प्रकृति, उत्प्रेरक का प्रभाव या भौतिक अवस्था, अभिकारकों की भौतिक अवस्था या अभिकारकों की अवस्था के बारे में हमने। तो अभिकारकों की अवस्था यदि हम पढ़ रहे थे, यदि इसकी ठोस अवस्था में है, यदि अभिकारकों की ठोस अवस्था में है तो सूक्ष्म विभाजित होना चाहिए। जितना सूक्ष्म विभाजित कणों में विभाजित होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो इससे टकराने पर अणु की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी, और अणु की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी तो अभिकारक आसानी से उत्पाद में वियोजित हो जाते हैं। अब हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है विकिरण का प्रभाव। छठवां है विकिरण का प्रभाव। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती है, और कुछ अभिक्रिया अंधेरे में पूर्ण होती है। लेकिन जो प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया पूर्ण होती है वो ओनली सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगी, अंधेरे में कभी संपन्न नहीं होगी। तो इसकी डेफिनेशन देखो, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया का वेग प्रकाश की उपस्थिति पर ही निर्भर करती है। तो देखो, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। प्रकाश की उपस्थिति पर ही निर्भर करती है ये अभिक्रिया अंधेरे में संपन्न नहीं होती है। तो कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, अंधेरे में संपन्न नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया अंधेरे में संपन्न नहीं होती है, सूर्य के प्रकाश की तीव्र गति से संपन्न हो जाती है। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल जैसे हम H2 + Cl2, इसको सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न कराते हैं, तभी यह अभिक्रिया संपन्न होती है, वरना यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। यह मुक्त मूलक रेडिएशन क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। अब ये हमारा कंप्लीट है। अब आगे हम पढ़ेंगे शून्य कोटि की डेरिवेशन, शून्य कोटि की अर्ध अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अर्ध अभिक्रिया। तो हम पहले पढ़ेंगे शून्य कोटि। क्या होती है शून्य कोटि? तो शून्य कोटि देखो, इसमें जीरो ऑर्डर, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि, सबसे पहले हमने बताया शून्य कोटि क्या होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, की अभिक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अतः अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के क्या होता है, समानुपाती। अतः अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, तो समझना, अभिक्रिया का वेग यानी dx अपॉन dt, ये होती है अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता, मतलब ये है A अपॉन P प्रोडक्ट है, तो ये अभिकारक है। तो अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होते हैं। तो उसमें आ गया dx अपॉन dt समानुपाती अभिकारक की सांद्रता के पावर शून्य, अभिकारकों की सांद्रता के पावर शून्य। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग यहाँ r dx अपॉन dt, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता, ये होती है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती हो, उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब आगे हम देखते हैं इसमें वेग नियम से। तो वेग नियम से देखो, इसमें हमने वेग नियम पढ़ लिया है, वेग रेट कांस्टेंट वेग नियम। तो वेग नियम के अनुसार देखो हमने क्या है, तो इसमें ए किसमें बताया था, पी में, ये है ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है, स्मॉल ए, प्रारंभिक सांद्रता में सांद्रता इसकी है स्मॉल है, इसकी होती है 0। पीरियड यानी टी बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता, पीरियड टी समय पश्चात सांद्रता, तो सांद्रता x है, तो a माइनस एक्स और इसकी क्या होगी x। तो इसकी हम प्रारंभ में टी समय पर ही देखते हैं सांद्रता, तो यहाँ देखो इसी की देखते हैं, t बराबर 0 पर ले रहे हैं, टी समय पर इसकी सांद्रता क्या 0 है, तो इसका क्या हो गया माइनस डी ए अपॉन डी टी, समानुपाती किसके हैं,
ए के पावर 0 के। तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती ए के पावर 0। तो ये क्या हो गया, ये हमारा, तो यहाँ देखो ए के पावर, यहाँ एक बार डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के जीरो। के जीरो यहाँ क्या है, शून्य कोटि का वेग स्थिरांक ए जीरो। तो ए जीरो बराबर ए के पावर 0 का घातांक होता है 1। तो इसका हो गया डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के जीरो, बराबर के जीरो। के जीरो यहाँ क्या है, शून्य कोटि का वेग स्थिरांक, का वेग स्थिरांक, शून्य कोटि का वेग स्थिरांक। तो यहाँ ये समीकरण हो गया 1, ये समीकरण हो गया 2। तो इसका हम अवकलन करते हैं, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डी एक्स बराबर के जीरो डी टी। तो समीकरण 3, तो समीकरण 3 को शून्य कोटि का अवकल समीकरण कहते हैं। समीकरण 3 को समीकरण 3 को क्या कहते हैं, समीकरण 3 को शून्य कोटि का अवकलज समीकरण कहते हैं। अब समीकरण 3 का समाकलन करने पर समीकरण 3 का समाकलन करने पर, तो समीकरण 3 का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो यहां देखो समाकलन डी एक्स अपॉन डी टी, सॉरी समाकलन डी एक्स बराबर के जीरो समाकलन डी टी, ये हो गया। तो यहां हो गया, इसमें लिया हमने x बराबर के जीरो टी प्लस सी। सी क्या है, यहाँ समाकलन स्थिरांक। सी क्या है, सी यहाँ समाकलन स्थिरांक क्या है, समाकलन स्थिरांक है। तो देखो यहाँ x बराबर 0 पर t बराबर भी क्या है 0, अतः c बराबर क्या हो गया 0, अतः c बराबर भी क्या हो गया, प्रारंभ में ले रहे हैं तो x बराबर 0, प्रारंभ में x बराबर 0 तो t बराबर क्या है 0, तो c बराबर क्या हो गया 0। तो इसका मान क्या हो गया, x बराबर के जीरो टी, x बराबर क्या हो गया के जीरो टी, x बराबर क्या हो गया के जीरो टी। तो अब यहां देखो शून्य कोटि निकालते हैं, तो के जीरो टी बराबर x बटावा टी, x बटावा टी। तो ये समीकरण हो गया हमारा 4, समीकरण 4। अब समीकरण 4 के अनुसार हम ग्राफ खींचते हैं, समीकरण 4 में ग्राफ खींचते हैं। तो ये y बराबर एम एक्स प्लस टी, वाई बराबर एम एक्स प्लस, तो यहाँ x और t के मध्य ग्राफ खींचते हैं। तो समीकरण 4 में x तथा t के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसमें ढाल सरल रेखा, जिसमें सरल रेखा का ढाल के जीरो
प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो यहां देखो इसका ग्राफ, ये एक्स और टी के मध्य, ये डेल टी और ये डेल एक्स। तो डेल एक्स बटावा डेल टी बराबर टेन थीटा के जीरो, टेन थीटा के जीरो, ये ढाल प्राप्त होता है। तो दोबारा देखना, वेग नियतांक के अनुसार हमारा तो ए अभिकारक है और ये उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो प्रारंभ में सांद्रता टी बराबर जीरो पर प्रारंभ में सांद्रता क्या है, ए कैपिटल ए स्मॉल ए और जीरो। तो ये हमने द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार, नियमानुसार तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार माइनस डी सक्रिय द्रव्यमान ए अपॉन डी टी। तो ये हो गया। अब डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती एक है, तो इसका ये समीकरण हो गया। अब डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के जीरो, ए सक्रिय द्रव्यमान के पावर जीरो, तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, यदि घातांक में एक के पावर है तो उसका मान होता है सदैव एक होता है, यानी जीरो घातांक के रूप में है तो इसका मान हो गया एक, तो एक से मल्टीप्लाई के जीरो। तो इसका हम क्या करते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं डी एक्स बराबर के जीरो डी टी। अब इस समीकरण 3 है, जो समीकरण 3 है वो क्या कहलाता है, शून्य कोटि का अवकलज समीकरण। समीकरण 3 को क्या कहते हैं, शून्य कोटि का अवकलज समीकरण। तो समीकरण 3 को इधर लिख रहा हूं, समीकरण 3 को शून्य कोटि का अवकलज समीकरण कहते हैं। फिर देखो समीकरण 3 का हम क्या करते हैं, समाकलन। तो समीकरण 3 का समाकलन करने पर तो समीकरण 3 का हम समाकलन करते हैं। तो समाकलन dx बराबर के जीरो समाकलन dt। तो इसका यहाँ c क्या है, यहाँ x बराबर समाकलन किया के जीरो टी प्लस सी, तो c यहाँ क्या है, समाकलन स्थिरांक। क्या है, समाकलन स्थिरांक। तो x बराबर जीरो पर t बराबर भी क्या है, जीरो, अतः c बराबर क्या आ गया, जीरो। तो इसका मान हो गया जीरो, तो क्या बच गया, x बराबर के जीरो टी। तो के जीरो ये शून्य कोटि का स्थिरांक है, तो के जीरो बराबर एक्स टी। तो समीकरण 4 के अनुसार हम x और t के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसे सरल रेखा का ढाल के जीरो प्राप्त होता है। ये होगी हमारी शून्य कोटि का डेरिवेशन। ये क्या हो गया, शून्य कोटि का डेरिवेशन। तो इसमें आसानी से देख लेना, ये डेरिवेशन 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो आगे, अब शून्य कोटि की इकाई, शून्य कोटि की इकाई क्या होती है, शून्य कोटि की इकाई, शून्य कोटि की इकाई तो के जीरो बराबर मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये होती है शून्य कोटि की इकाई। अब हम आगे पढ़ेंगे अर्ध कोटि की अभिक्रिया, यानी शून्य कोटि की शून्य कोटि की अर्ध अभिक्रिया।
शून्य कोटि अर्ध आयुकाल। शून्य कोटि का अर्ध आयुकाल क्या होता है? अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि का अर्ध आयुकाल क्या होता है, किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की सांद्रता का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय को क्या कहते हैं? अर्धायु काल। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता, तो हमने अभी अभी लिया था, देखो ए किसमें ज्यादा है? पी में। तो इसमें प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता क्या थी? स्मॉल ए। क्या थी? स्मॉल ए। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय अर्धायुकाल कहलाता है। अर्ध आयु काल कहलाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय क्या कहलाता है? अर्धवायुकाल। अर्ध आयुकाल। तो हमने इसमें, तो यदि अभिकारकों की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता क्या है? यदि अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता या आरंभिक सांद्रता क्या थी? स्मॉल ए। उसका आधा भाग स्मॉल ए, आधा भाग यदि अभिकारकों की सांद्रता ए है तो T1/2 समय में A/2 में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो अभी हमारा समीकरण 4 से, जो भी हमें पढ़ रहे समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 का था हमारा K0 xt, यही था। तो हम समय को लेते हैं, तो T बराबर x/K0। तो अर्धायुकाल कैसे ज्ञात करेंगे? T1/2 बराबर देखो x का मान ये इसमें, तो A/2, x बराबर क्या हो गया? A, प्रारंभिक सांद्रता, x बराबर A2, तो ये हो गया K0। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? अब ये हो गया, तो T1/2 बराबर क्या हो गया? A/2K0, A बराबर 2K0 में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गया समीकरण, अर्धकोटि का समीकरण कौन सा हो गया? 5। कौन सा हो गया? ये 5। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय अर्धायुकाल कहलाता है। तो यदि किसी अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता A है तो T1/2 समय A/2 में परिवर्तित हो जाता है। तो समीकरण 4 का था हमारा K0/x/T, तो T बराबर x/K0, तो T1/2 बराबर A/2, x बराबर क्या हो जाए? A/2। तो ये क्या हो गया? इन लोग होकर 1/2 A/K0, A/K0।
तो इस प्रकार ये हो गया शून्य कोटि, शून्य कोटि अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल का समीकरण कौन सा हो गया? ये पांचवा। अब देखो तो शून्य कोटि अर्ध आयुकाल अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। किस सांद्रता पर निर्भर करता है? तो समीकरण 5 से स्पष्ट है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो समीकरण 5 से स्पष्ट है कि, समीकरण 5 क्या कहता है? तो समीकरण 5 से स्पष्ट है कि शून्य कोटि की अर्ध अभिक्रिया अर्ध आयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। तो समीकरण 5 से स्पष्ट है कि शून्य कोटि की अर्धायु काल, शून्य कोटि का अर्धायु काल, अर्ध आयु काल अभिकारक की प्रारंभिक, ये क्या है? अभिकारक, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो देखो समीकरण 5, ये हमारा समीकरण 5 है। तो समीकरण 5 क्या स्पष्ट करता है? ये शून्य कोटि का अर्धवायुकाल क्या है? T1/2। तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है? A के क्या होता है? समानुपाती। क्या होता है? समानुपाती। तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के पर निर्भर करता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि T1/2 समानुपाती A, यानी शून्य कोटि की अर्धआयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो शून्य कोटि का अर्धआयुकाल अभिकारक ए के समानुपाती होता है। तो देखो T1/प्रोपोर्शनल A, तो एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती। तो इस वीडियो में हमारा शून्य कोटि अर्धायुकाल और शून्य कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट है। अब अगले वीडियो में हम प्रथम कोटि का अध्ययन करेंगे।